जगमग होगा। हाँ दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि रजिया गुंडों में फंस गई। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये गाना तो बाद में आया है, रजिया गुंडों में फंस गई, और रियल कहानी है, जो रियल कहानी है वो पहले ही घटना ये घट चुकी थी। यानी रजिया गुंडों में पहले ही फंस चुकी थी। ये बॉलीवुड वाले तो बाद में कॉपी कर लेते हैं, और इनको कॉपी करने के अलावा कुछ आता भी नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि बॉलीवुड वाले इस किस्म की फिल्में इस समय बना रहे हैं कि बाप बेटा, माँ बेटी, मतलब ये फैमिली वाली मूवी ही नहीं अब बॉलीवुड में आ रही है। मतलब बिल्कुल बेकार हो चुका है बॉलीवुड। तो हमें एक गाना बॉलीवुड में मिला है, रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है, रजिया गुंडों में फंस गई, ये गाना तो बाद में आया है, रियल कहानी पहले हो चुकी है। अब वास्तविक कहानी इन्होंने ये गाना कहाँ से उठाया है? जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत इतिहास में एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, और दिल्ली सल्तनत कल आया कैसे है? आपको पता है कि मोहम्मद गोरी का यानी तुर्क आक्रमण भारत पर हुए हैं, और उनमें से एक था मोहम्मद गोरी। जब मोहम्मद गोरी का ही गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो उसका ही गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। यानी गुलाम वंश की ही ये शासका हुआ करती थी रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। तो उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि वो किस प्रकार से शासका बनी। और जैसा कि आपको पता है कि भारत के इतिहास में दिल्ली में जो भी शासन करते रहे हैं उनमें एकमात्र शासका रजिया सुल्तान ही हुई है। और पहले और बाद में मतलब दिल्ली की सत्ता पर कोई एक लेडीज बैठी है तो वो मात्र है रजिया सुल्तान। तो उसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया कि मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में बैठता है और वो गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश की स्थापना क्यों करता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गोरी का ही गुलाम हुआ करता था, इसीलिए गुलाम वंश की नींव पड़ती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है गुलाम वंश, यानी गुलाम वंश का पहला शासक कौन हुआ? गुलाम वंश का पहला शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। और जैसा कि पता है कि गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है आप उसके बारे में देखेंगे तो 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला है, और इसी के बीच में ही रजिया सुल्तान आई है। लेकिन संक्षिप्त में मैं देख लेता हूँ थोड़ा थोड़ा वर्णन। यानी सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में तो गद्दी पर बैठता है, लेकिन 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि आपको यहाँ दिखता रहेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, मैं सन लिख देता हूँ कि यहाँ पर गुलाम वंश है जो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला है, और जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है जो ये सत्ता पर 1206 से 1210 तक ही ये बैठ पाया है, और ये चौगान यानी पोलो खेलते समय ये गिर जाता है और मर जाता है। यानी 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। वो बात अलग है कि ये राजधानी यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये लाहौर से ही शासन किया करता था, क्योंकि ये अपने आप को पूरे जितना शासन किया है जिस पीरियड में वो अपने आप को गुलाम ही समझता रहा है मोहम्मद गोरी का, और वो गुलाम के तौर पर ही शासन करता रहा है, और इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की है। और इसीलिए ये राजधानी लाहौर को ही बनाए रहा है, और इसका जो मकबरा मरने के बाद जो बना है वो लाहौर में ही है मकबरा, यानी टॉम्ब है जो इसका लाहौर में ही मकबरा है। लेकिन जैसे ही इसका गुलाम हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था इल्तुतमिश। लेकिन जैसे ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है 1210 में,
अब बवाल हो जाता है, क्योंकि विद्रोह कर देता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का क्या रहता है फैक्ट, वो कहता है कि ये तो गुलाम वंश चल रहा है, और जिस प्रकार से मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी प्रकार से मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हूँ, इसके नाते मुझे ही शासन सत्ता संभालनी होगी दिल्ली की। लेकिन अब देखते हैं, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है, उसका लड़का है जो सत्ता पर बैठ जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, दूसरे नंबर का शासक है आराम शाह है, यानी 1211 में ये सत्ता पर बैठता है। आराम शाह है जो 1211 में सत्ता पर बैठ जाता है, और 1211 में ये बात हजम नहीं होती है इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश पूरी तरीके से विद्रोह कर देता है। और इन दोनों के बीच में, इल्तुतमिश और बहराम शाह के बीच में जूड़ का युद्ध होता है 1211 में। जैसा कि आपको पता है कि जूड़ के युद्ध में दोनों सेनाओं में से, यानी आराम शाह, बहराम शाह नहीं, आराम शाह और किसके बीच, इल्तुतमिश के बीच जूड़ का युद्ध होता है 1211 में। और इस पर जीतता कौन है, इस पर जीत जाता है इल्तुतमिश, यानी तीसरे नंबर का शासक यानी होता है, सुल्तान होता है इल्तुतमिश। और आपने इतिहास में एक क्वेश्चन और पढ़ा होगा कि दिल्ली की जो सत्ता रहती है, उसका दिल्ली का वास्तविक संस्थापक यानी वास्तविक सुल्तान है जो इल्तुतमिश को ही माना गया है, क्योंकि ये अब लाहौर से शासन नहीं कर रहा था। इसने कहा मैं शासन करूंगा, दिल्ली पर रहूंगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर में रहता था और वहीं से ही शासन सत्ता संभाले रखता था, लेकिन इसने कहा इल्तुतमिश ने कि मैं भारत यानी दिल्ली पर रहूंगा और वहीं से ही शासन करूंगा, इसीलिए इसे भारत का वास्तविक सुल्तान यानी दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है, शासक। ठीक है, इस प्रकार से इल्तुतमिश चल रहा होता है। और इल्तुतमिश की ही बेटी होती है कौन, रजिया सुल्तान, जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। रजिया गुंडों में कैसे फंसी है, हम उसी पर आते हैं, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से। यानी इल्तुतमिश के 4 तो बेटे हुआ करते थे, ठीक है, और 1 बेटी हुआ करती थी। लेकिन क्या होता है, इल्तुतमिश ने एक बार आजमाने के लिए कालिंजर मिशन पर 4 बेटों को भेजा होता है। अब ये कालिंजर मिशन पर 4 बेटे जाते हैं और चारों के चारों असफल होकर के लौट आते हैं। तो इल्तुतमिश को बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो अपनी बेटी यानी रजिया सुल्तान को भेजता है, और रजिया सुल्तान जाती है और सफल हो जाती है उस मिशन में। यहीं से प्रभावित हो जाता है इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश मन ही मन विचार बना लेता है कि मेरा अगला उत्तराधिकारी, यानी घोषणा भी कर देता है कि मेरा अगला उत्तराधिकारी होने वाला है रजिया सुल्तान, यानी मेरे मरने के बाद अगला जो शासक बनेगा वो रजिया सुल्तान बनेगी, यानी शासका बनेगी। इस प्रकार से अब समय आ जाता है इल्तुतमिश का मरने का। इल्तुतमिश ने अच्छे बुरे कई काम किए हैं, ये बाद में बात करेंगे। जैसा कि पता है कि इल्तुतमिश के ही शासनकाल में दल चालीसा का निर्माण किया गया था, यानी 40 सरदारों का दल हुआ करता था, दल चालीसा, और कई आक्रमण भी इसके शासनकाल में हुए हैं, और अच्छा बुरा कई काम किया है। लेकिन हमें बात करना है रजिया सुल्तान की, यानी रजिया सुल्तान इस इल्तुतमिश की ही बेटी हुआ करती थी। और जैसे ही इल्तुतमिश 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, यानी इल्तुतमिश का जो शासनकाल है 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासनकाल है। और इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है, यानी इसका मकबरा यहीं दिल्ली पर बनाया गया है, ठीक है, मकबरा अगर पूछा जाए तो। इस प्रकार से इल्तुतमिश का ही बड़ा बेटा रहता है रुकनुद्दीन फिरोज, यानी 1236 में ये रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि इल्तुतमिश का बड़ा बेटा होता है, वो जल्दी से गद्दी पर बैठ जाता है और इसको बहुत ही जल्दबाजी होती है शासक बनने की, यानी सुल्तान बनने की जल्दबाजी रहती है इसको। और वो इल्तुतमिश की बात काट देता है और रजिया सुल्तान को गद्दी पर ना बैठा करके खुद ही गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन रजिया सुल्तान को ये बात पसंद नहीं आती है। उसने कहा कि पिताजी यानी इल्तुतमिश ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था और मुझे ही इस सत्ता पर बैठना चाहिए, यानी मुझे ही सुल्ताना बनना चाहिए। और वो विद्रोह कर देती है रुकनुद्दीन फिरोज यानी अपने भाई के साथ, और इसमें साथ देती है दिल्ली की जनता, यानी लाल कपड़ा पहन करके रजिया सुल्तान दिल्ली पर निकलती है और वहाँ के लोगों से सहयोग मांगती है, और उसे सहयोग अच्छा खासा मिलता भी है। और जिसके उपरांत 1236 में ही रजिया सुल्तान के द्वारा
रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या करा करके उसे गद्दी से हटा दिया जाता है और अब बनती है रजिया सुल्तान। यानी रजिया सुल्तान 5वें नंबर की है जो दिल्ली सल्तनत में 5वें नंबर की सुल्ताना बनती है। यानी रजिया सुल्तान इसीलिए कहते हैं, इसका नाम तो था रजिया बेगम, लेकिन बेगम से सुल्तान ये इसलिए इसे कहा जाने लगा है क्योंकि रजिया सुल्तान की जो वेशभूषा हुआ करती थी वो मर्दों की तरह हुआ करती थी। यानी सर पे पगड़ी होती थी, यानी 2 कॉपी मर्दों की तरह रहना सीख गई थी और बाकायदे दरबार चलाती थी, सब कुछ राजाओं की तरह यानी सुल्तानों की तरह करती थी। इसीलिए इसे रजिया बेगम से रजिया सुल्तान कहा जाने लगा। और ये बात बैठ तो गई गद्दी पर, सबने साथ दिया, सब कुछ ठीक था यहाँ तक कि, और लेकिन आपको पता है कि इस्लाम धर्म में उस समय महिलाओं की स्थिति क्या होती होगी, आप सपोज कर सकते हैं। और ये बात नहीं पसंद आती है वहाँ के मुल्ला मौलवी को, और कई लोग इसके खिलाफ एक धड़ा खड़ा हो जाता है। और वहाँ के जो शासक वर्ग हुआ करते थे यानी अधिकारी मंत्री वगैरह जो कुछ हुआ करते थे, उनको नहीं पसंद आता है कि हमें कोई लेडीज यानी कोई महिला आदेश कैसे दे सकती है। यानी उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई महिला हम लोगों को आदेश कैसे दे सकती है और हमारी सास का कोई महिला कैसे बन सकती है, ये बात उनको पसंद नहीं आती है। और रजिया सुल्तान का ही जो दूसरे नंबर का, एक तो रुकनुद्दीन फिरोज था जिसको मार दिया गया, और दूसरे नंबर का भाई होता है बहराम शाह। वो बहराम शाह जो दूसरे नंबर का भाई होता है वो सुल्तान बनने की चाहत रखता है। यानी वो सोचता है कि रजिया सुल्तान को हटा करके मैं दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाऊं, लेकिन रजिया सुल्तान इस समय फुल फॉर्म में बैठी होती हैं और उसकी सामने से हिम्मत तो नहीं पड़ती है, लेकिन ये अंदर ही अंदर साजिश रचने लगता है। यानी ये जो बहराम शाह होता है ये सबसे पहले तो दल चालीसा को अपने अंडर में करता है। जैसा कि मैंने बताया है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में दल चालीसा की स्थापना की गई थी। यानी यह एक 40 तुर्की सरदारों का दल हुआ करता था जो कि शासक के लिए काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन दल चालीसा को ये भाई होने के नाते थोड़ा इसको छूट मिल गया था। यानी रजिया सुल्तान ने थोड़ा इसको छूट क्या दे दी, इसने दल चालीसा को अपने अंडर में कर लिया था और ये साजिश रचने लगा था। किस लिए रचने लगा था साजिश? जैसा कि मैंने बताया कि ये दिल्ली की सुल्तान बनने की चाहत रखता था। इस प्रकार से टाइम पीरियड की बात करूं मैं तो रजिया सुल्तान है जो 1236 से 1240 तक ही शासन कर पाई। यानी मात्र 4 वर्ष ही रजिया सुल्तान शासक कर पाई। इसका क्या कारण है मात्र 4 वर्ष होने का, वो हम देख रहे हैं। जैसा कि हमने बताया है कि वहाँ के मंत्री यानी पदाधिकारियों और मुल्ला मौलवियों को ये पसंद नहीं आता है कि कोई महिला कैसे यहाँ की सास का बन सकती है और हम लोगों को एक महिला कैसे आदेश दे सकती है, और वो लोग अंदर ही अंदर रजिया सुल्तान से घृणा करने लगते हैं और साजिश रचने लगते हैं। इस प्रकार से रजिया सुल्तान के 2 विश्वास पात्र लोग रहते हैं। देखो सबके कोई ना कोई व्यक्ति खास जरूर हुआ करते हैं, 1-2 लोग, तो ऐसे ही रजिया सुल्तान के सबसे खास हुआ करते थे। कौन? रजिया सुल्तान के सबसे खास आदमी हुआ करते थे, एक तो होता था एतगीन जो कि इक्तिदार किसको कहा जाता है? इक्तिदार कहा जाता है वहाँ के मुख्य अधिकारी को। यानी इक्तिदार बदायूं का इक्तिदार एतगीन हुआ करता था और दूसरे नंबर का विश्वास पात्र आदमी हुआ करता था रजिया सुल्तान का अल्तुनिया। यानी ये है जो पंजाब यानी भटिंडा का इक्तिदार हुआ करता था। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, किसी की खुल करके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब क्या होता है कि रजिया सुल्तान के जीवन में एक और कहानी घटना घटती है। जैसा कि एक और व्यक्ति, नए व्यक्ति का नाम मैं लेता हूं, यानी याकूत खान। यानी इस शख्स की वजह से रजिया सुल्तान 4 साल तक ही शासक रह पाई। क्या कारण था? यानी मैं बता देता हूं, ये याकूत खान था जो इल्तुतमिश के शासनकाल में रसोइया हुआ करता था और बाद में इल्तुतमिश के द्वारा इसे अपने पर्सनल घोड़े को चारा पानी खिलाने और साफ सफाई के लिए रख लिया जाता है और नौकरी दे दी जाती थी। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ये याकूत जो खान रहता था, इसका काम क्या रहता था? जैसे इल्तुतमिश कहीं भी जाया करता था तो ये आता था और अपने हाथ फैला दिया करता था और उन्हीं हाथों पर इल्तुतमिश पैर रख करके अपने घोड़े पर चढ़ा करता था। अब इल्तुतमिश मर जाता है 1236 में। अब शासक बनती है रजिया सुल्तान
और यही काम ये रजिया सुल्तान के लिए भी करने लगता है। यानी ये अपने हाथ फैलाता है और उस पर कहीं भी रजिया सुल्तान को जाना होता था तो ये अपने हाथ फैलाता था और उन्हीं हाथों पर रजिया सुल्तान अपना पैर रख करके उस घोड़े पर बैठ करके जाया करती थी। और यह क्रिया लगातार होती रही। और जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल अटैचमेंट इन दोनों के बीच हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि आम भाषा में प्यार शब्द नाम दे दिया गया है, वो प्यार नहीं होता है। वास्तविकता ये है कि ये फिजिकल अटैचमेंट होता है, यानी जिस्म की चाहत होती है। और जो प्यार शब्द होता है वो माँ बाप और भाई के प्रति जो लगाव होता है वो प्यार होता है। वो बात अलग है कि फिजिकल अटैचमेंट को आप प्यार का नाम दे दें, ठीक है। और ये घटना किसके साथ होती है? रजिया सुल्तान के साथ। और जैसा कि पता है कि ये गलत जगह अगर आपका फिजिकल अटैचमेंट हो जाता है तो जिस प्रकार से रजिया सुल्तान बर्बाद हो जाती है उसी प्रकार से सबका हश्र होता है। यानी कह सकते हैं, उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिजिकल अटैचमेंट यदि गलत जगह होता है, ये याकूत खान था जो ये तो कर्मचारी था यानी निचले तबके का था और इसी के साथ प्रेम संबंध चलने लगता है, यानी फिजिकल अटैचमेंट हो जाता है रजिया सुल्तान का। यानी याकूत खान और रजिया सुल्तान के बीच प्रेम संबंध चलने लगता है और यह बात पता चलती है अल्तुनिया को। अल्तुनिया कौन है ये? जैसा कि मैंने बताया है कि एतगीन और अल्तुनिया दो सबसे खास आदमी हुआ करते थे, यानी विश्वास पात्र लोगों में हुआ करते थे रजिया सुल्तान के। और एतगीन जो अल्तुनिया जो रहता था वो रजिया सुल्तान को बचपन से ही चाहता था, यानी शुरू से ही प्रेम करता था रजिया सुल्तान से। लेकिन रजिया सुल्तान एक राजा की यानी शासक की यानी सुल्तान की बेटी होने के कारण आज तक वो व्यक्त नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही उसे पता पड़ता है और लोगों को पता चलता है, उच्च अधिकारियों को, कि रजिया सुल्तान का अफेयर चल रहा है याकूत खान से जो कि एक निचले तबके का है, और यहाँ तक तो सही था। लेकिन रजिया सुल्तान का जब अफेयर चलने लगता है याकूत खान से तो रजिया सुल्तान याकूत खान का प्रमोशन कर देती है, यानी याकूत खान को अमीर ए आखूर नियुक्त कर देती है। ये अमीर ए आखूर क्या होता है? ये शाही अश्वशाला का प्रधान होता है। यानी इस प्रकार से जैसे ही रजिया सुल्तान का जुड़ाव बढ़ता है याकूत खान से, वो इसे प्रमोशन कर देती है। यानी कुल मिलाकर के साथ जीने मरने की कस्में अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। और मैं उदाहरण देता हूं कि ये साथ जीने की कस्में हैं जो आप यहाँ पर एग्जाम्पल पेश करूंगा कि किस प्रकार से एक कोने में समेट करके रख जाती हैं, ये आप आगे देखने वाले हैं। यानी इस प्रकार से शाही अश्वशाला का प्रधान यानी अमीर ए आखूर क्वेश्चन आएगा, याकूत खान को नियुक्त कर दिया जाता है। और इस प्रकार से तभी ये बात पता चलती है अल्तुनिया को, जो कि बचपन से ही चाहता था रजिया सुल्तान को। यानी 1240 ईस्वी में अल्तुनिया के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि अल्तुनिया है जो पंजाब के भटिंडा का इख्तियार हुआ करता था। अब ये अल्तुनिया कहता है कि मैं रजिया सुल्तान यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इख्तियार बन के ना रहूँगा, मैं एक स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित करता हूँ, यानी पंजाब और भटिंडा का मैं अब आज से स्वतंत्र शासक हूँ। और ये बात जैसे ही रजिया सुल्तान को पता चलती है तो वो उसके विद्रोह को दबाने के लिए चल देती है और साथ में चल देता है सबसे उसका प्रेमी यानी याकूत खान। यानी रजिया सुल्तान और याकूत खान पंजाब के लिए यानी भटिंडा के लिए रवाना हो जाते हैं अल्तुनिया को सत्ता से हटाने के लिए, यानी क्योंकि वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है पंजाब यानी भटिंडा का। तो इस प्रकार से दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। एक तरफ याकूत खान और रजिया सुल्तान की सेना होती है, दूसरी तरफ अल्तुनिया। एक तरफ रजिया का वर्तमान प्रेमी होता है यानी साथ में याकूत खान होता है, और दूसरी तरफ उसका बचपन से चाहने वाला होता है यानी अल्तुनिया। अब दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है और याकूत खान मारा जाता है अल्तुनिया के द्वारा। यानी अल्तुनिया की सेना बहुत ही मजबूत रहती है रजिया सुल्तान की अपेक्षा, वो अपने आप को बेहद मजबूत कर लेता है पंजाब यानी भटिंडा में, और वो हरा देता है रजिया सुल्तान की सेना को। और सबसे पहले अल्तुनिया मर्डर करता है किसका? सबसे पहले जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत कर रहा होता है यानी याकूत खान को वो सबसे पहले मार देता है। कौन? अल्तुनिया।
यानी अल्तुनिया के द्वारा याकूत खान को मार दिया जाता है और रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है और वहां खुश हो जाता है रजिया का दूसरे नंबर का भाई बहराम शाह। यानी बहराम शाह है जो मन ही मन सोचने लगता है, बहराम शाह मन ही मन सोचने लगता है कि अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को तो हरा ही दिया है, तो अब अल्तुनिया है जो रजिया सुल्तान को भी मार देगा। लेकिन अल्तुनिया है जो रजिया सुल्तान के सामने दो विकल्प रख देता है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया है कि बचपन से ही चाहता था रजिया सुल्तान को और वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाता है और दो विकल्प रख देता है रजिया सुल्तान से। और पहला विकल्प रखता है कि या तो आप मुझे दिल्ली सल्तनत का खुद ही शासक बना दें, यानी दिल्ली सल्तनत या तो आप छोड़ दें। दूसरा विकल्प देता है या तो आप मुझसे शादी कर लें। अब रजिया सुल्तान सोचती है, रजिया सुल्तान किसी भी हालत में दिल्ली के सुल्तान पद से हटना नहीं चाहती है, यानी दिल्ली की शासका बनी रहना चाहती है और उसकी चाहत और उसके जो वो याकूत खान से वादे होते हैं उन्हें समेट करके कोने पर रखती है और वो तैयार हो जाती है शादी करने के लिए। क्योंकि रजिया सुल्तान भी जानती है कि यदि मैं अल्तुनिया से शादी कर लूँगी तो बेगम बन करके तो मैं ही रहूँगी, यानी जो राज्य पाट का सुख है वो मुझे भी मिलेगा, यानी दोनों ही शासन करेंगे मिल करके। यानी इस प्रकार से अल्तुनिया से शादी कर लेती है रजिया सुल्तान। और इस प्रकार से ये घटना जब पता चलती है किसको, बहराम शाह को, दूसरे नंबर का जो भाई रहता है रजिया का, उसको पता चलता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो बेहद ही मन चिढ़ जाता है और अब वो आर और पार की मोड में आ जाता है। वो कहता है अभी तो मैं एक से ही परेशान था, यानी रजिया से ही परेशान था, अब ये दूसरा और एक आ गया अल्तुनिया, यानी दो लोगों से अब मुझे सामना करना पड़ेगा और मेरा जो सुल्तान बनने का सपना है वो हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। और वो आर पार के मूड में आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि बहराम शाह जो उसका भाई रहता है उसके ही अंडर में रहते हैं दल 40, यानी 40 तुर्की सरदारों का जो दल है वो अपने अंडर में कर लेता है। और जैसे ही मैंने बताया था कि ये रजिया सुल्तान निकलती है भटिंडा यानी पंजाब के लिए, वो खुल करके आ जाता है सामने और अपने आप को शासक घोषित कर देता है दिल्ली का। जब ये पता चलता है रजिया सुल्तान को तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया बहराम शाह को हटाने के लिए दिल्ली की तरफ चल देते हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली की तरफ चल देते हैं तो रास्ते में शाम हो जाती है, यानी हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया अपना टेंट गाड़ते हैं, यानी कहते हैं अपने सैनिकों से कि यहाँ पर पंडाल लगाओ, यहाँ पर आराम किया जाएगा। यानी इस प्रकार से हरियाणा के कैथल में ही टेंट लगाया जाता है और कक्ष तैयार किया जाता है रजिया सुल्तान का। और 40 तुर्की सरदारों को आदेश दिया जाता है बहराम शाह के द्वारा कि जाइए और इन दोनों को ख़त्म कर दीजिए। 40 तुर्की सरदार आते हैं, कहाँ पर, यहीं नाइट में दोनों आराम कर रहे होते हैं। कौन कौन, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान। और इसी पर ये 40 तुर्की सरदारों का दल टूट पड़ता है, यानी चारों तरफ से घेर लेता है। किसको किसको, अल्तुनिया को और रजिया सुल्तान को। और यहीं से ये गाना बन गया है कि रजिया गुंडों में फंस गई। जैसा कि मैंने बताया है ये 40 तुर्की जो सरदार थे इन्हीं को ही गुंडा कहा गया है और रजिया सुल्तान को ही रजिया कहा गया है। यानी यहीं पर ये हरियाणा के कैथल में ही रजिया गुंडों में फंस जाती है, ठीक है। और यहीं पर मार दिया जाता है 40 तुर्की सरदारों यानी गुंडों के द्वारा, 40 तुर्की सरदारों यानी दल 40 के द्वारा खत्म कर दिया जाता है अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को। और यहीं से इनका स्टोरी खत्म हो जाता है और अगला शासक बन जाता है दिल्ली सल्तनत का उसी का भाई यानी बहराम शाह बन जाता है अगला शासक। और यहीं पर रजिया सुल्तान का मकबरा बना है, यानी हरियाणा के कैथल में ही रजिया सुल्तान का मकबरा बना है। इस प्रकार से रजिया सुल्तान की पूरी स्टोरी मैंने आपको सुना दी है, किस प्रकार से उसका कहाँ क्या हुआ है, पूरा जीवन चरित्र सुना दिया है। और मात्र 4 साल का शासका ही रह पाया है और उनके तमाम तरह के पोजीशंस की वजह से उसे मौत के घाट पर उतरना पड़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे कंपटीशन में भी आपके हिस्ट्री में कई क्वेश्चन तैयार हुए होंगे और वास्तविक जीवन में भी आपको एक उदाहरण सामने प्रस्तुत हुआ होगा ताकि आप कुछ सीख सकें इससे, ठीक है। तो मैं अगली कहानी, ये कहानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली कहानी के साथ मैं फिर से प्रस्तुत हूँगा। जय हिंद, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।